मुंबई 1995 बीजेपी अधिवेशन। आडवाणी अचानक बोले, विरोधी पूछ रहे हैं कि बीजेपी का पीएम फेस कौन होगा। मैं घोषणा करता हूं, अटल बिहारी वाजपेयी हमारे प्रधानमंत्री होंगे। वाजपेयी अवाक रह गए। आडवाणी उनके बगल में अपनी कुर्सी पर लौटे तो अटल बोले, ये क्या कर दिया, मुझसे तो पूछ लेते। आडवाणी मुस्कुरा दिए। उधर और एक बड़ी तैयारी चल रहा था। महंत अवैधनाथ के नेतृत्व में राम जन्मभूमि यज्ञ समिति अपना आंदोलन तेज कर चुकी है। शिलान्यास का ऐलान हो चुका है। कुंभ में लाखों साधु जुट चुके हैं। हर हिंदू के घर से 1 ईंट और ₹1.25 लेने का प्रस्ताव के चर्चा शुरू हो चुकी थी। शिलान्यास के प्रस्ताव को उस वक्त की कांग्रेस सरकार के गृह मंत्री बूटा सिंह और यूपी के मुख्यमंत्री एनडी तिवारी का सहयोग मिल चुका है। ऐसे में बीजेपी ने अपने अधिवेशन में प्रस्ताव पारित करने का विचार किया। प्रस्ताव यह था कि इस राम जन्मभूमि विवाद को अदालत के जरिए नहीं सुलझाया जा सकता। राम जन्मभूमि के लिए कांग्रेस सरकार भी वैसा ही फैसला करे जैसा प्रधानमंत्री नेहरू ने सोमनाथ मंदिर के सम्मान में किया था। सरकार को हिंदुओं की भावनाओं का सम्मान करते हुए इस स्थान को हिंदुओं को सौंपना चाहिए। इसके लिए या तो बातचीत का रास्ता अपनाया जाए या फिर कानून बनाया जाए, लेकिन अदालत के रास्ते इसे कतई नहीं सुलझाया जा सकता। अटल बिहारी वाजपेयी इस प्रस्ताव के पक्ष में नहीं थे। उनके करीबी जसवंत सिंह वाजपेयी को लगातार विरोध के लिए उकसा रहे थे, मगर वाजपेयी ने अपना विरोध सांकेतिक रखा, मुखर नहीं हुए। तभी वीपी सिंह के साथ उनकी बात मुलाकात हवा में उड़ने लगी। वीपी सिंह उन्हें लगातार साथ आने का न्योता दे रहे थे। बीजेपी ने उन्हें ही आगे किया। वीपी सिंह की जनता दल और उसके छाता संगठन जन मोर्चा के साथ समन्वय अटल का साथ दे रहे थे। 1989 के आखिरी में राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार बन गई वीपी सिंह के नेतृत्व में। उसे बीजेपी और वाम मोर्चे का समर्थन हासिल था। बीजेपी अब ताकतवर थी। पिछली लोकसभा 2 के मुकाबले इस बार उसके 88 सांसद थे। यह सब राम जन्मभूमि आंदोलन के चलते हुआ था। इसलिए पार्टी अध्यक्ष आडवाणी ने तय किया, राम नाम लेते रहना है। आडवाणी ने गोविंदाचार्य और प्रमोद महाजन के साथ विचार मंथन किया। तय हुआ कि बीजेपी के 4 नेता 4 दिशाओं से एकात्मकता यात्रा निकालेंगे। अटल जम्मू से, विजयराजे सिंधिया गुवाहाटी से, सिकंदर बख्त मुंबई से और आडवाणी कन्याकुमारी से। लेकिन राजमाता सिंधिया ने खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए इनकार कर दिया। सिकंदर बख्त बोले, यार मुझे सुनने कौन आएगा। यह सब सुनकर प्रमोद महाजन चिंतित हो गए और वाजपेयी के पास पहुंचकर बोले, यह यात्रा अभी भी संभव है। अटल जम्मू से चले आधा देश और आडवाणी कन्याकुमारी से आधा देश। प्रमोद महाजन विस्तार से रूट को समझाएं। अटल ने एक वाक्य में झिड़कते हुए जवाब दिया, मैं नौटंकी में विश्वास नहीं करता। अब आडवाणी अकेले बचे थे, लेकिन वह हथियार डालने को तैयार नहीं थे। उधर राम जन्मभूमि विवाद के चलते बीपी सिंह ने संतों से 3 महीना का समय मांगा था, मगर तब तक बात नहीं बनी तो महंत अवैधनाथ ने ऐलान कर दिया, 30 अक्टूबर से मंदिर निर्माण चालू होगा। इस ऐलान को सुनते ही आडवाणी 30 अक्टूबर के अंदर अपनी यात्रा पूरी कर लेना चाहते थे। जून 1990 में उन्होंने प्रमोद महाजन और गुरुमूर्ति की मदद से रूट तय किया। यहीं पर आडवाणी को महाजन ने अहम सलाह दी। आडवाणी अपने कई अहम राजनीतिक फैसलों की चर्चा पत्नी कमला से करते थे।
एक शाम दोनों बैठे थे, तब चाय पर चर्चा करते हुए आडवाणी बोले, मैं राम मंदिर निर्माण के लिए पदयात्रा निकालने की सोच रहा हूँ। तभी प्रमोद महाजन भी वहाँ पहुँच गए। आडवाणी ने उन्हें भी इस विचार की सूचना दी। बोले, दीनदयाल उपाध्याय की जयंती 25 सितंबर या फिर गांधी जयंती 2 अक्टूबर के दिन यात्रा शुरू की जा सकती है और 30 अक्टूबर तक अयोध्या पहुंच पाए, ऐसा विचार है। महाजन ने विचार का समर्थन किया। साथ में महाजन ने यह भी सलाह दिया, पदयात्रा ना करके गाड़ी में सवार हो। इससे आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा दूरी कवर कर सकते हैं। फिर प्रमोद महाजन ने एक मेटाडोर को मॉडिफाई करके रथ का रूप दिया और नाम रखा गया रामरथ यात्रा। अटल बिहारी वाजपेयी इस तमाशे से खुद को दूर रखे हुए थे। वह पुराने मित्रों से मिलते, अध्ययन करते और नाम भर की राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होते। लेकिन संघ के दबाव में उन्होंने रथ यात्रा को दिल्ली में हरी झंडी दिखाने की हामी भर दी। मगर यहाँ भी वह अपने विचार साफ करने से बाज नहीं आए। कार्यकर्ता नारे लगा रहे थे, आडवाणी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने हाथ में माइक लेते हुए पार्टी के कार्यकर्ता के उद्देश्य में बोला, अयोध्या में कोई जंग नहीं हो रहा है। जहां जंग नहीं हो रहा है तो वहां योद्धा का क्या काम। आडवाणी जी वहां यात्रा पर जा रहे हैं, लड़ाने लड़ने नहीं। मगर आडवाणी इस सियासी लड़ाई के लिए तैयार थे और इस बार उनका मुकाबला कांग्रेस से नहीं, वीपी सिंह की सरकार से था। आडवाणी को अंदेशा था कि उनकी रामरथ यात्रा रोकी जा सकती है। प्रधानमंत्री या उनकी पार्टी के मुख्यमंत्रियों के इशारे पर यूपी में मुख्यमंत्री थे मुलायम सिंह यादव और बिहार में लालू प्रसाद यादव। इसलिए यात्रा के आखिरी चरण से पहले 17 अक्टूबर को दिल्ली में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। इसमें प्रस्ताव पेश किया गया कि अगर सरकार ने आडवाणी की रथ यात्रा रोकने की कोशिश की तो बीजेपी समर्थन वापस ले लेगी। अटल इस प्रस्ताव से सहमत नहीं थे। उन्हें अंदाजा था कि वीपी सिंह राम मंदिर समस्या का हल निकालने की कोशिश में जुटे हैं। ऐसी एक कोशिश अरुण नेहरू, अजीत सिंह और दिनेश गोस्वामी के चलते फेल हो चुकी थी। मगर पुराने समाजवादी कृष्णकांत, जॉर्ज फर्नांडिस, अरुण जेटली और गुरुमूर्ति जुटे थे। दिक्कत यह थी कि सरकार विपक्ष से आश्वासन चाहती थी कि अयोध्या के बाद मथुरा और काशी की मांग नहीं की जाएगी। यही चीजें बिखर गईं। बहरहाल कार्यकारिणी बैठक में अटल के करीबी अप्पा घटाटे मौजूद थे। अटल के इशारे पर वह बोलने के लिए खड़े हुए। प्रमोद महाजन उनकी मंशा भांप गए। वह अप्पा पर हावी होते हुए बोले, आप समर्थन कर रहे हैं या नहीं? इस पर वाजपेयी आपा खो बैठे। वह प्रमोद महाजन को बोले, उन्हें बोलने तो दो। फिर सभा में यह भी बात उठा, अगर रथ यात्रा को बिहार और यूपी के बजाय पश्चिम बंगाल में रोक दिया तो तब हम क्या करेंगे? क्या तब भी समर्थन वापस लेंगे? इस सवाल का किसी के पास जवाब नहीं था। वाजपेयी बैठक से चुपचाप चले गए। प्रस्ताव पारित मान लिया गया। उधर वीपी सिंह को भी अंदाजा था कि आडवाणी की गिरफ्तारी का मतलब सरकार हाथ से गए। लेकिन उनके ऊपर दबाव था। शरद यादव का एक गणित भी थी, एक सबक भी एक दूसरे में न थी कि मुस्लिम वोटों को अपने पाले में करने का यही मौका है। मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू करने का ऐलान कुछ महीने पहले अगस्त 1990 में हो चुका था। ऐसे में जनता दल नेताओं को ओबीसी वोट अपने पक्ष में दिख रहा था।
अगर इस वोट बेस पिरामिड में मुस्लिम स्थायी रूप से जोड़ने हैं तो आडवाणी का रथ रोकना होगा। ये समझ शरद ने वीपी को दी। सब ये भी जानते थे कि जो रथ रोकेगा वो कथित सेकुलर खेमे में हीरो बन जाएगा। मुलायम सिंह यादव इसकी तैयारी में बैठे थे, मगर वीपी सिंह यूपी की सियासत से निकले खिलाड़ी थे। वह मुलायम स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स पसंद नहीं करते थे। मुख्यमंत्री की रेस में भी आखिरी तक वह मुलायम के मुकाबले अजीत सिंह की पीठ पर हाथ धरे थे। इसलिए उन्होंने मुलायम के बजाय लालू पर दांव खेलने का फैसला किया। लालू ने आडवाणी की रथ यात्रा को समस्तीपुर में रोक दिया। तब के डीएम और अब के मोदी सरकार में मंत्री आरके सिंह ने उन्हें गिरफ्तार किया। आडवाणी को हेलीकॉप्टर में बैठाकर बिहार के पश्चिम बंगाल से जुड़े हिस्से दुमका में एक गेस्ट हाउस में बंद कर दिया 5 हफ्ते के लिए। अब नजर बिहार से दिल्ली की ओर टिक गई। एक समूह राष्ट्रपति भवन की तरफ बढ़ रहा था। राष्ट्रपति थे आर वेंकटरमण। उनसे मिले बीजेपी नेता अटल बिहारी वाजपेयी की अगुवाई में पहले से तैयार चिट्ठी सौंपने समर्थन वापसी की। उधर मुलायम अपनी कॉल मिस होने से चिढ़े थे। उन्होंने केंद्र सरकार की सेहत की परवाह बंद कर दी और अपना ध्यान 7 दिन बाद होने वाली विहिप की कार सेवा पर फोकस कर दिया। 30 अक्टूबर के पहले गिरफ्तारियां होने लगीं। महंत अवैधनाथ को कानपुर के एक स्टेशन पनकी पर रेल रोककर गिरफ्तार कर लिया गया। इन सब के बावजूद लाखों कार सेवक अयोध्या पहुंच गए। वहां कार सेवकों को रोकने के लिए मुलायम सरकार गोलियां बरसाई, जिसमें देश के अलग अलग प्रांत से आए करीब दर्जनों कार सेवक मारा गया। जिन माओं ने अपने बेटे को खोया और बहनों ने अपने भाई को खोया है, इन सब के आंसू आज भी ताजा है। और इसके बाद कार सेवकों के अस्थि कलश घुमाए गए। देश के वातावरण तेजी से बिगड़ने लगा। मुलायम सिंह को मुल्ला मुलायम का दर्जा मिला। बीजेपी की सरकार आई। कल्याण सिंह के कार्यकाल में मस्जिद को एक और कार सेवा के दौरान गिरा दिया गया। आडवाणी मंच से शांति की अपील करते रहे और अटल वह अयोध्या में नहीं थे। वह इस युद्ध के योद्धा नहीं थे। वह लखनऊ से लौट गए। आज बाकी सब कुछ इतिहास है। उस दिन जो कुछ भी हुआ, शायद भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी इसके लिए तैयार नहीं थे। दोस्तों, पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी सिर्फ एक राजनेता नहीं, वह एक राजनीति के नायक थे। ऐसे ही और राजनेता के रोचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में राजनीति के कुछ और अनसुनी कहानियों के साथ। तब तक के लिए आपके दोस्त नंदन विश्वास को दीजिए इजाजत। नमस्कार।